गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल विमेंस कोटा बिल से रिलेटेड है, मतलब विमेन के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये रिजर्वेशन 33% जो है पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली में अप्लाई होगा। देखो, इसमें एक प्रोविज़न है जो आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए। वो प्रोविज़न है रिलेटेड टू एससी और एसटी रिजर्वेशन, मतलब कोटा विद इन कोटा है। जो ये 33% कोटा, ओवरऑल कोटा जो दिया गया है, इस ओवरऑल कोटा में जो है एससी एंड एसटीज़ का भी प्रोविज़न रखा गया है। जो कोटा विद इन कोटा है उन्हें 33% के अंदर और कोटा दिया गया है। तो ये कोटा विद इन कोटा कहलाता है। मैंने आपने ये बताना था कि कोटा विद इन कोटा का प्रोविज़न ओबीसी के लिए अपोजिशन पार्टी के द्वारा कहा गया है, और ओबीसी के बारे में कहा है कि आपको जैसे एससीज और एसटी को आपने कोटा विद इन कोटा दिया है तो ओबीसी को भी कोटा विद इन कोटा देना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा तो मैं इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा। देखो, इसके चैलेंजेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप एक एक चैलेंजेस नोट करते रहना, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम हर चीज़ को दोबारा से आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, दोबारा से डिस्कस करते हैं, ताकि आपको वो चीज़ रट जाए। आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना लिमिटेड रखा जाता है याद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं, मगर वो है कि तुरंत आपको अगर सारा प्रोवाइड करवा देंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो डे टू डे एक्टिविटी में हमारा सारा करंट अफेयर होता है। तो हमारा इसमें विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वो कुछ चैलेंजेस हम देख लेते हैं। जैसे पहला चैलेंजेस क्या है, पार्टी टिकट एलोकेशन। मतलब विमेन रिजर्वेशन का सिग्निफिकेंस देखेंगे, मगर हम पहले चैलेंजेस देख लेते हैं। देखो, पहला होता है पार्टी टिकट एलोकेशन। क्या होती है, पार्टी में जो रिजर्वेशन होता है वो कहने को तो रिजर्वेशन मिल जाता है, मगर क्या करती है पार्टी की जो पेट्रियार्की होती है, वो पेट्रियार्की क्या करती है, जहां पर पार्टी जीत रही है वहां से विमेन को नहीं उठाती है। ठीक है, जब वहां से विमेन को नहीं उठाती है तो उसका जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। तो पार्टी टिकट एलोकेशन में दिक्कत आएगी, पहला। दूसरा, परसीव्ड इलेक्टेबिलिटी। मतलब क्या होता है, देखो बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने इसे याद किया है, परसीव्ड इलेक्टेबिलिटी। अगर आप ये सब वर्ड यूज करते हो मेंस में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। परसीव्ड इलेक्टेबिलिटी क्या होती है कि आपकी इलेक्टेबिलिटी को चैलेंज किया जाएगा, मतलब आपको डिग्रेड पोजीशन दी जाएगी। तो यही सब चीज़ें इसमें है परसीव्ड इलेक्टेबिलिटी में। तीसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चरल वेरियल। देखो, स्ट्रक्चरल वेरियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, विमेन एक पोजीशन के बाद ऊपर नहीं जा पाती हैं ड्यू टू पेट्रियार्की, और इसी को ग्लास सीलिंग कहा जाता है। ये वर्ड आप रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ग्लास सीलिंग कहते हैं। ये ग्लास सीलिंग क्या होती है, जैसे ही कोई विमेन ऊपर पोस्ट पर जाने वाली होती है तो मैन की डोमिनेंस होने की वजह से वो विमेन ऊपर नहीं जा पाती है। तो विमेन को पता भी नहीं लगता है कि मैं अब क्यों नहीं जा पाई, मतलब वो कैपेबल नहीं है, इसकी वजह से नहीं जा पाई। तो इसी को ग्लास सीलिंग कहते हैं। विमेन को लगता है मैं कैपेबल नहीं हूँ, मगर एक्चुअली इसमें मैन की डोमिनेंस होने की वजह से विमेन नहीं जा पाती। इसको ग्लास सीलिंग कहा जाता। तो हमने 3 पॉइंट देखे, पार्टी टिकट एलोकेशन, परसीव्ड इलेक्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल वेरियर्स, वल्नरेबिलिटी तो आप जानते ही हैं, विमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वल्नरेबिलिटी में देखो, करियर की भी इम्पोर्टेंस होती है, फैमिली की भी इम्पोर्टेंस होती है, और प्लस ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं विमेन वल्नरेबल फील करती हैं, और उनको फैमिली की डोमिनेंस की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट तो आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि विमेन जो है फाइनेंशियली वीक होती हैं, इसकी वजह से भी वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाती हैं और विमेन के हक के लिए नहीं लड़ पाती। देखो,
इस बिल का हम कुछ सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये पॉलिटिकली एम्पावर करेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, विमेन के एम्पावरमेंट के लिए बिल है, तो पॉलिटिकली विमेन 33% पार्लियामेंट में बैठेंगी तो पॉलिटिकली एम्पावर होंगी। तो जेंडर पैरिटी लाएगा। जेंडर पैरिटी इंडिकेटर कैसे है? ये जेंडर पैरिटी इंडिकेटर ऐसे है क्योंकि इसके थ्रू जो विमेन अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं तो पार्लियामेंट में जाके अदर विमेन उनके हक की आवाज़ उठाएंगी और उनके लिए बिल या पॉलिसी में आगे बढ़ेंगी। यूनिक स्किल डेवलप होगा उनका, ठीक है। एडवोकेटिंग वुमेन्स इंटरेस्ट, मतलब विमेन का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज होगा। वही बात बताई गई है कि आप पार्लियामेंट में बैठेंगे, विमेन की वॉइस बढ़ाएंगे और विमेन की वॉइस जब बढ़ेगी तो विमेन जो है आगे बढ़ सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वॉइस। वॉइस जो है ये पॉलिटिकल वर्ड है। कहते नहीं आपकी कोई पॉलिटिक्स में वॉइस नहीं है, ये वर्ड याद रखना। अब विमेन की वॉइस बढ़ेगी, ठीक है। इफिशियंसी और इंटीग्रिटी, देखो क्या होता है आजकल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो विमेन के आने से इफिशियंसी तो आएगी आएगी, एक इंटीग्रिटी भी आएगी। अब कुछ अदर पॉइंट, 2 पॉइंट और देख लेते हैं जल्दी से हम, फिर आज का प्रीलिम से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि नीड फॉर दिस, इसकी ज़रूरत क्यों हुई? जो ज़रूरत होने के पीछे रीज़न है रिप्रेजेंटेशन देना, इनकरेज करना, उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ठीक है। तो ये चीज़ें विमेन कोटा से रिलेटेड है, आगे हम इसे एलोबरेटली डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कौन सा एक पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगली न्यूज़ वीज़ा से रिलेटेड है। कनाडा और इंडिया के बीच में टसल चल रहा है। इस टसल के कारण बहुत सारे सिटीजन्स जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं और डायस्पोरा है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वीज़ा सर्विसेज को पॉज कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम एक इलेबोरेटली आर्टिकल देख लेते हैं आदि शंकराचार्य के ऊपर। अभी आदि शंकराचार्य जी का मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के पास एक स्टैचू इनॉग्रेट हुआ है। इस स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया है ड्यू टू आदि शंकराचार्य अपने गुरु से मिलने नर्मदा रिवर के पास आए थे, इसीलिए आदि शंकराचार्य की इंपॉर्टेंस एमपी में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखते हैं ये बॉर्न कब हुए थे। ये बॉर्न हुए थे 8th सेंचुरी में, 7788 एडी में, कलादी नियर कोची केरला, मतलब केरला में बॉर्न हुए थे। और ये शिवा के डिवोटी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवोटी ऑफ शिवा थे और इन्होंने अद्वैता की फिलॉसफी दी थी। देखो अद्वैता मैं बता देता हूँ, द्वैतवेता और अद्वैता में क्या डिफरेंस होता है। ये देखो अद्वैता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिलॉसफी है, और ये द्वैत वेदा ऐसे होता है समथिंग। तो ये अद्वैता, ये अद्वैता फिलॉसफी कहती है आत्मा को ओवरऑल ब्रह्मा से जाकर मिल जाना है। ब्रह्मा कौन है? गॉड। आत्मा को परमात्मा से जाकर मिल जाना, और ये दोनों सोल क्या है? एक है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं। द्वैत वेदा कहता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। अगर आत्मा अच्छा काम करेगी तभी परमात्मा से जाकर मिलेगी, ठीक है। और अद्वैता फिलॉसफी क्या कहती है? अद्वैता फिलॉसफी कहती है कि दोनों ही एक हैं। देखो मोनोइज्म लिखा है, दोनों ही एक हैं और दोनों एक साथ मिलकर ही काम करती हैं, ठीक है। तो ये अद्वैता और द्वैतवेता फिलॉसफी में डिफरेंस है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इन्होंने मेजर वर्क कौन कौन सा लिखा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है, ठीक है। तो मेजर वर्क क्या है? ब्रह्मा सूत्रा भाष्य एक वर्क है, दूसरा भजा गोविंदा स्तोत्रा, निर्वाणा शतकम और पराकरण ग्रंथा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी आज के ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल में, ये चीज़ बताई गई थी जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको बताई। एलोबरेटली हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो कल मैंने सेंसस को डिस्कस किया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं फ्रंट पेज के, इन फ्यूचर हम उसे इंक्लूड करेंगे। तो देखो ये हमने इंक्लूड किया है। इसमें क्या है कि इन्होंने अपोजिशन ने कहा है कि जो 14 करोड़ लोग हैं उनको फूड इंटाइटलमेंट डिप्रीव हो रहा है सेंसस की वजह से। मतलब इनका कहने का मतलब है कि 2011 के बाद पॉपुलेशन बढ़ी है, और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? डिप्राइबल सेक्शन बढ़ा है, और जब डिप्राइबल सेक्शन बढ़ने से क्या होता है कि उनके जो फूड इनसिक्योरिटी है वो कहीं सेंसस में नहीं इंक्लूड होते हैं, तो वो साथ में काम भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि क्या
सेंसस कमिश्नर का रोल होता है, कैसे सेंसस वर्क करता है, कैसे लोग डिप्राइव हो रहे हैं। तो हम बेसिक चीज़ देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसस से रिलेटेड आर्टिकल है, एलोबरेटली मैंने डिस्कस किया है, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्ट, मतलब बताया गया है कि जो पॉपुलेशन सेंसस होता है उसमें कलेक्ट होता है, कंपाइल होता है, एनालाइज होता है एंड डिसिमिनेट होता है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डेटा। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें सेंसस से रिलेटेड उसके कलेक्शन में कंपाइलेशन होता है, एनालाइजिंग होता है, उसको एनालाइज किया जाता है, इससे पॉलिसी कैसे बन सकती है, स्कीम में कैसे बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, यंग जनरेशन हमारे यहाँ कितनी है, बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे चीज़ क्या बताया, ये प्रोवाइड करता है ट्रेंड को, मतलब जो ट्रेंड होता है पॉपुलेशन का वो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है ये प्रोवाइड करता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, देखो इंडिया सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो वर्ल्ड में होती है, मतलब और भी एक्सरसाइजेज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट का मतलब होता है ये बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें से लार्जेस्ट है, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, देखो नोडल मिनिस्ट्री कल मैंने आपको डिस्कस किया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है। देखो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, डेसीनियल सेंसस, मतलब 10 साल में ये एक बार होता है, कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें जानी कि ये 10 साल में एक बार होता है और किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और अगली पॉइंट देख लेते हैं, अंटिल 1951 द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप एज एन एडहॉक बेसिस ऑफ ईच सेंसस, मतलब 1951 तक ये एडहॉक बेसिस पे वर्क करता था, ठीक है। अब इसका लीगल बैकिंग देख लेते हैं। लीगल बैकिंग क्या है, सेंसस एक्ट 1948 आया था, तो सेंसस एक्ट 1948 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके हिसाब से ये वर्क करता है। और इसको लाने के लिए ये जो सेंसस एक्ट 1948 आया था इसको लाया गया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एज अ होम मिनिस्टर जब वो थे, ठीक है। ये चीज़ जान ली। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक चीज़ है, आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ आप देखो, जो पॉपुलेशन सेंसस क्या है, एक यूनियन सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखना। जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस है वो अंडर आर्टिकल 246 आता है और ये यूनियन सब्जेक्ट है, मतलब लिस्ट 1 का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाती है, ठीक है। अब ये बात बताई गई है कि 7th शेड्यूल है, ये तो पता ही है, जब लिस्ट 1 का पार्ट है तो वो 7th शेड्यूल में ही होगा। अब हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री क्या है सेंसस की। देखो एंशिएंट और मिडिएवल टाइम में भी सेंसस होता था, कभी कभी यूपीएससी को जब ऐसी टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं तो यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है सेंसस क्या पहले से ऑर्गेनाइज होता आया है, अर्थशास्त्र में क्या सेंसस का जिक्र है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बताया गया है, ऋग्वेदा में अर्लीस्ट लिटरेचर है ऋग्वेदा, उसमें रिवील की गई है इन्फॉर्मेशन कि पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था ड्यूरिंग द 800 to 600 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट 1 AD से 800 साल पहले भी पॉपुलेशन सेंसस को पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है 3rd century BC का, उसमें भी पॉपुलेशन स्टैटिक्स का जिक्र है। स्टेट पॉलिसी ऑफ फॉर टैक्सेशन, जो टैक्सेशन के लिए स्टेट की पॉलिसी बनाई जाती थी उसमें इसको इंक्लूड होता था। आईने अकबरी, अकबर ने एक एडमिनिस्ट्रेशन में आईने अकबरी लिखी गई थी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी आईने अकबरी। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन डेटा का बताया गया है जिसमें इंडस्ट्रियल, वेल्थ और मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड किए गए। ये हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको धीरे धीरे याद कर लेना, ठीक है। अगला क्या है, अगला पॉइंट है रिलेटेड टू क्या, जैसे मैंने आपको कल बताया ही था कि 16th सेंसस
ऑर्गेनाइज होना था 2021 में, तो 2021 में ये 16 सेंसस ऑर्गेनाइज नहीं हो सका, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और होम मिनिस्ट्री के तरफ से एक ही रीज़न बताया गया है कि 2019 में कोविड-19 की वजह से हम इसे ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रहे हैं। उसके बाद अलग कोई आर्गूमेंट नहीं दिया गया। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड किया जाएगा। इससे पहले मेल और फीमेल वर्ड केवल यूज होता था, अब ट्रांसजेंडर वर्ड भी यूज होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। देखो सेंसस आपने बहुत पढ़ा होगा और आपको बहुत सारे लोगों ने भी पढ़ाया होगा, मगर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में नहीं बताया होगा। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट किया था। ये 1931 के बाद फर्स्ट टाइम इंक्लूड काउंट किया गया था, कंडक्ट किया गया था। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इकोनॉमिक स्टेटस और स्पेसिफिक कास्ट नेम। मतलब ये सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिले, लॉ बनाने में हेल्प मिले, स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिले। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मगर इसके डेटा को अभी भी पब्लिक नहीं किया गया है। आप याद रखना, इसमें कास्ट से रिलेटेड बातें हैं, तो इसको पब्लिक नहीं किया गया है ताकि समाज में प्रॉब्लम ना हो सके। मगर लोग एजम्पशन लगाते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उसमें ओबीसी का बहुत कम योगदान है, एससी का बहुत कम योगदान है। हर कास्ट अपने हिसाब से इस कास्ट सेंसस को अनुमान लगाती है। तो ये चीज़ हमने सेंसस के बारे में डिस्कस की। अगला आर्टिकल जो है वो हमारे राइनो के बारे में। देखो क्या हुआ है, राइनो हॉर्न रिकवर्ड इन आसाम्स बकरा डिस्ट्रिक्ट 5 हेल्ड। मतलब जो हॉर्न की जो लोग तस्करी करते हैं वो सारे लोग पकड़े गए हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो हम राइनो के बेसिक जान लेते हैं। देखो आसाम में पकड़ा गया है, तो आसाम में कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं। तो ये 7 नेशनल पार्क देख लेते हैं। एक रायमोना नेशनल पार्क, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकई, दिब्रू साइखोवा। देखो यहाँ से ऐसे वो जाती है रिवर ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र का नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आपको पता होना चाहिए साउथ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और नॉर्थ में कौन कौन से नेशनल पार्क। ये डिटेल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमने देखा इसमें 7 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से रायमोना और दिहिंग पटकई 2021 में इंक्लूड किए गए। एक बार फिर से देख लेते हैं, रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकई और दिब्रू साइखोवा। ठीक है, ये 7 नेशनल पार्क आसाम के हैं। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आप घबराइए मत, ये मत सोचिए कैसे याद होंगे। ठीक है, आप की प्रोविज़न देख लेते हैं वन हॉर्न राइनो के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन हॉर्न राइनो, देखो 5 स्पेसीज़ हैं राइनो की, जिसमें से वाइट एंड ब्लैक स्पेसीज़ अफ्रीका में मिलती है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावा और सुमात्रा राइनो जो है एशिया में मिलते हैं। तो IUCN स्टेटस देख लेते हैं इन सबका। ब्लैक राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। वाइट राइनो नियर थ्रेटन है और जावा वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है। ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। 2400 के करीब तो केवल काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। जावा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सुमात्रन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मतलब हमें याद रखना है, इसमें से 3 राइनो जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ब्लैक, जावा और सुमात्रा। ठीक है, जबकि वाइट नियर थ्रेटन है। और वन हॉर्न राइनो तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये ही ओनली वन हॉर्न राइनो ही इंडिया में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा काजीरंगा में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी पोबीतोरा नेशनल पार्क में है, तोरा नेशनल पार्क। ठीक है, ये चीज़ें सब याद रखना है। देखो यहाँ पर बताया है ओनली ग्रेड वन ऑन राइनो इज़ फाउंड इन इंडिया। ओनली ग्रेड वन ऑन राइनो इंडिया में पाया जाता है, बाकी कोई नहीं पाया जाता है। इसे इंडियन राइनो के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंगल ब्लैक हॉर्न और ग्रे ब्राउन इसके स्किन का कलर होता है। हैबिटेट इसका इंडो नेपाल रीजन में है। मेनली ये आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। और 2640 के करीब हमारे यहाँ इंडियन राइनो है, जिसे वन हॉर्न राइनो कहा जाता है, जो मेनली पोबीतोरा, राजीव गांधी ओरैंग, काजीरंगा और मानस में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया 2400 के करीब तो काजीरंगा में ही पाए जाते हैं और सबसे
सॉरी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है पॉवितोरा में, ठीक है। मैंने IUCN रेड लिस्ट में इसका आपको बताया ये वल्नरेबल है, और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उसके यूट्यूब के एल्गोरिथम में आ सकें और हम अपने चैनल को अच्छे से मैनेज कर सकें और रेवेन्यू हमारे पास जनरेट हो सके। क्योंकि हमने इस चैनल की शुरुआत की है, हमारे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।